का रुख कर लेते हैं। तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और पैनल का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल एसके सिंह जी हमारे से जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल एसके सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी हमारे से जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। करियर काउंसलर आशीष भाटी भी हमारे से जुड़े हुए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, 10 डाउनिंग स्ट्रीट की तरफ से जो बयान आता है उसमें कहा जाता है कि जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है वो इससे बढ़ेगा, रोजगार जो है वो बढ़ेंगे और सीधे तौर पर इसको बड़ा पॉजिटिव एक खबर जो है उसकी तरह से लिया गया। भारतीयों के लिए सबसे पहले 3000 छात्रों के लिए जो ये वीजा की पॉलिसी है इसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की जो दोनों देशों ने रजामंदी की है, किस तरह से आप देख रहे हैं और स्टूडेंट्स को कितना फायदा इससे होता हुआ नजर आएगा और आपसी रिलेशंस जो है वो किस तरह से बढ़ते हुए नजर आएंगे? श्वेता जी, ये बहुत ही अच्छी खबर है और इससे बहुत लाभ होगा, केवल स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि टीचर्स को भी और हमारे प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज को भी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हल्का सा एग्जांपल। मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पला बड़ा, ऊटी में है, लॉरेंस स्कूल लवडेल। तो हम लवडेल वाले, हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम होते थे दून स्कूल के साथ, वेलम बॉयज के साथ, सिंधिया स्कूल के साथ, मेयो बॉयज के साथ, शेवुड कॉलेज, ऋषि वैली, इस तरीके के स्कूल्स के एक्सचेंज प्रोग्राम होते थे। वो लोग यहाँ आया करते थे, हम लोग उनके स्कूल में जाया करते थे और हम सीखते थे उनके कल्चर के बारे में, उनकी रूटीन के बारे में। उससे जब हम स्कूल से पास आउट हुए तो हम समझ गए कि बाकी स्कूलों का कल्चर क्या होता है। बस ठीक उसी तरीके से, ये मैं इसलिए बताया था कि हर कोई समझ ले जो हिंदुस्तान के स्कूलों में पढ़ रहा है, जब आप विदेश जाते हैं आपका एक्सपोजर अलग मिलता है। और यूके जैसे देश में जहां पे ऋषि सुनार ने बड़ा ही अच्छा कदम, ये और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने मिलकर ये बहुत ही अच्छा रास्ते खोले हैं और जो 3000 बच्चे जा रहे हैं। और देखिए आप सोचिए 17 या 18 से लेके 30 साल की उम्र तक छात्रों तक को वहां पे छूट है वहां पे जाने की। बिल्कुल, तो ये कि बहुत ही अच्छी बात है। अब इतने आसानी से आपको वीजा भी मिल रहा है, आपको ऐसा सुनहरा मौका, इन बच्चों को इसका लाभ उठाना चाहिए, उनके पेरेंट्स को भेजना चाहिए उनके बच्चों को वहां पे, क्योंकि ऐसा सुनहरा मौका कभी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी शिक्षा क्या है? स्कूल कॉलेज में जाने वाली शिक्षा नहीं है। सबसे बेहतरीन शिक्षा है जब आप दुनिया घूमते हैं, जब आप सफर करते हैं, जब ट्रैवल करते हैं, जब अलग कल्चर के लोगों से मिलते हैं। सबसे बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा वहां पे निकल कर आती है। मेरा खुद का भांजा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में था। अब वो आप सोचिए एक सेमेस्टर में कम से कम वो 30 देश घुमाया। तो आप सोच सकती हैं कि आपकी शिक्षा केवल क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे बैठकर नहीं हो रही है, आपकी शिक्षा ऑन ग्राउंड हो रही है। आप विदेश जा रहे हैं, आप दूसरे कल्चर के बारे में सीख रहे हैं, आप और भाषा सीख रहे हैं, आप और लोगों से मिल रहे हैं, आपका एक्सपोजर मल्टीफोल्ड होगा, एक अलग लेवल पे होएगा। तो बिल्कुल ये बड़ा ही अच्छा कदम है और बहुत ही ज्यादा खुशी हुई ये सुन के श्वेता जी। बिल्कुल, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो भी कहना होगा कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की तरफ से भारतीयों के लिए लिया गया है। मोहम्मद अली शाह जी, यहाँ पर एक बात और भी मैं कहना चाहूंगी कि जब G20 का समिट चल रहा था वहां पर भी उन्होंने ये पॉइंट उठाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जो दुनिया भर के सीईओज हैं वो भारतीय मूल के हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया भर की, वहां पर भारतीय मूल के सीईओज जो है वो उसका संचालन कर रहे हैं। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तरह से हम देखते हैं कि टैलेंट जो है, पूरा भारत का जो टैलेंट है वो हर जगह पर देखने को मिलता है और इस तरह से यदि वीजा रिलैक्सेशन स्टूडेंट्स को मिलेगा तो एक ब्राइट फ्यूचर जो है हम स्टूडेंट्स का देख सकते हैं आने वाले दिनों में। बिल्कुल श्वेता जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए मेरी खुद की एक भतीजी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में यूके में पढ़ रही है और वो बताती है कि वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खासतौर से हिंदुस्तानियों के लिए बड़ा अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि भाई ऋषि सुनार का है हिंदुस्तानी है इसलिए, वो बाय डिफॉल्ट ही अच्छा था। और जी हाँ, ऋषि सुनार के आने से बिल्कुल और बेहतरी होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो पहले अपने देश को ही देखेंगे, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जी हाँ, जो सहूलियत, जो ब्रिज स्टूडेंट्स को भी मिल रहा है, जो लाभ उनको मिल रहा है, उनको इसके लाभ को उठाने की बहुत जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग जाते थे एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए गुड शेपर्ड इंटरनेशनल स्कूल या अलग अलग स्कूल में, तो उस टाइम पे हम जो अलग अलग कल्चर्स को हम सीखते थे उससे हमको बहुत लाभ हुआ। और आज की तारीख में अगर आपको लगता है कि मैं आपके चैनल पे आके बोल रहा हूं, वो इसीलिए क्योंकि हमारी शिक्षा अच्छी रही थी, हमारी तालीम अच्छी रही थी, हमको सब कुछ सिखाया गया था, बोलने का तरीका, पढ़ने का तरीका,
अपने आप को कैसे कैरी कैसे करना है, ये सब इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में बखूबी बड़े अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। बिल्कुल। और इसी का ही लाभ उठाते हैं और यही अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी है, यही तो कल के भविष्य बनेंगे, इन्हीं में से कल के लीडर बनेंगे, इन्हीं में से। और खास तौर से हिंदुस्तान की जो युवा पीढ़ी है, 30% से ज्यादा हिंदुस्तान में युवा है, हिंदुस्तान की, जो कि 25 की उम्र से कम है, या आप एक तरीके से मान लीजिए 30 की उम्र से कम है। अब 30-40% तो मतलब हिंदुस्तान की आम जनता जो है वो युवा पीढ़ी है। बिल्कुल। अब उन्हीं युवा पीढ़ी को मौका मिल जाएगा आगे और शिक्षा को आगे समझना और पढ़ना, तो भाई इससे तो बहुत ही बड़ा फायदा होगा हिंदुस्तान के लिए नहीं। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, रोकना चाहूंगी आपको, इसके पीछे एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं। फिर मेजर मोहम्मद अली शाह जी, आपका रुख करूंगी, किस तरह से आप देखते हैं G20 सम्मेलन में इन दोनों शीर्ष नेतृत्व की 3 घंटे तक मुलाकात हुई, शी जिनपिंग और जो बाइडेन की 3 घंटे तक मुलाकात चलना, और मुलाकात के बाद में जो बाइडेन ने स्पष्ट कर दिया कि ताइवान को लेकर जो हमारी सोच है वो वैसे ही बरकरार है, और शी जिनपिंग भी कहीं ना कहीं इसी तरह के तकरार वाले बयान जो है वो देते हुए नजर आए। तो माना जाए कि पहले दिन से ही ताइवान मुद्दा ऐसा सेंसिटिव जोन है कि इसमें दोनों देश कहीं से भी झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन युद्ध में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था जो इस बार फिर से अमेरिका और चीन के बीच में देख पा रहे हैं। क्या कुछ कहता है आपका आंकलन? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, G20 समिट में पहले से मालूम था कि चीन के राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मिलने वाले हैं, और इस मुलाकात में क्या निकलेगा। ये पहली मर्तबा था जब से चीन और अमेरिका के हालात बिगड़े हैं, खासतौर से इस पैंडेमिक में। आप ले चलिए 2019 में, तब अमेरिकन आर्मी वुहान गई थी चीन में, और चीन ने कहा कि अमेरिकन आर्मी लेकर आई थी वायरस, उन्होंने ये फैलाया है यहाँ पे। अमेरिका कहती है नहीं, ये चीन के लैब से निकला है, वुहान से। आप देखिए फिर नैन्सी पेलोसी आई इस साल और हालात बिगड़ गए। अब आप देखिए, पहली मर्तबा इनका आमने सामना हुआ और ये माना जा रहा था क्या होगा, क्या इनकी बात से बात निकलेगी, दोस्ती का हाथ बढ़ेगा, कुछ गलत फहमियां दूर होंगी। लेकिन यहाँ पे तो अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी, और देनी भी चाहिए। बड़ा अच्छा किया चेतावनी दे के, क्योंकि तो चीन बाज नहीं आता अपनी हरकतों से, अपनी नापाक हरकतों से। तो चीन जो है, अब देखिए यहाँ पे जो इन्होंने और जो चीन के जो राष्ट्रपति हैं, ये एक और चीज हुई थी, इन्होंने जस्टिन ट्रूडो कैनेडियन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी, उनके हेड से मुलाकात हुई थी, और ये मुस्कुराते हुए मुलाकात हुई थी। बाद में ये मीडिया ने लीक कर दी थी ये बात, और इसके बाद चीन के प्रीमियर भड़क गए, उन्हें बोला नहीं ये तो उनके खिलाफ है, ये कैसे इन्होंने लीक कर दी। मैं तो कहता हूं कोई हर्जा नहीं है, क्यों ना लीक करे, ये एक्सपोज हो गए ना। चीन के जो प्रीमियर हैं वो दरअसल एक्सपोज हो गए, यानी कि हाथी के दिखाने के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, दिखावा करेंगे ये कुछ और। तो अब जो चुनौती जो दी है अमेरिका ने चीन को, बिल्कुल सही दी है, नहीं तो चीन कभी बाज नहीं आएगा। अब मुझे लगता नहीं कि इन चुनौती से भी चीन को कुछ असर पड़ेगा, वो अपनी थोड़ी बदमाशी करता रहेगा। लेकिन जी हाँ, कुछ तो प्रेशर इनके ऊपर मेंटेन रहेगा उस चुनौतियों से। बिल्कुल, प्रेशर बिल्ड करने की दोनों कंट्रीज की तरफ से कोशिश जो है वो की जा रही है। शाह जी, आपका मैं आंकलन जानना चाहूंगी, और हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जब जनसंख्या विस्फोट होता है तो कई तरह की समस्याएं साथ में लेकर के आता है। माल न्यूट्रिशन उसमें हो सकता है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है हो सकता है, पावर्टी जो है हम देखते हैं कि किस तरह से भारत में पावर्टी जो है वो भी बहुत ज्यादा है। और 1974 में 4 अरब थी ये जनसंख्या, और 48 साल में डबल हो गई है। और जो आंकड़े सामने आया उसके हिसाब से 15 साल में ये, अगले 15 साल में ये जो आंकड़ा है 8 अरब का जो आंकड़ा है ये डबल हो जाएगा। तो किस तरह से आप इस रफ्तार को देख पा रहे हैं? जी, ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ही होगा किसी भी हालत में, और बढ़ती हुई आबादी उससे नुकसान ही होगा। मुझे कोई फायदा तो दिख नहीं रहा है इसमें। मेरे को नहीं लग रहा कि भाई बढ़ती हुई आबादी से हमें कहीं एक ऐसा कुछ झंडे गाड़ देंगे, नहीं। इससे क्या है, देखिए चीन ने बड़ी अच्छी चीज करी थी पहले, वो थी वन चाइना पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी। अब वन चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने रिवर्स कर दी, उन्होंने हटा दी। बिल्कुल बिल्कुल। अब उन्होंने हटाने के बाद मैं कहूंगा कि ये गलती कर रहे हैं एक तरीके से। क्यों? अब आप देखिए इनके सिपाही जो है, इनके फौजी, ये घबराते हैं हिंदुस्तानी फौजी का सामना करने में बॉर्डर पे, ये रोते हैं, क्योंकि इनकी वन चाइल्ड पॉलिसी है ना, ऊपर से ये रोबोटिक आर्मी भेज देते हैं। लेकिन अभी हटा रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं वन चाइल्ड पॉलिसी।
हिंदुस्तान को एक प्लानिंग करके, एक नोटिस देके, मैं कहूंगा कि हमारी भी एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई चलिए हम दो हमारे दो, या ऐसे कुछ एक नोटिस देके, मान लिया आपके घर के अंदर पानी, अगर अगले मंडे को हमारी बिल्डिंग में पानी के टैंक की सफाई है तो नोटिस मिलता है कि भाई आपने पानी भर लो, क्योंकि अगर पानी मंडे से नहीं आएगा 2 दिन, 1 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए, तो उस तरीके से 1 साल का एक या कुछ नोटिस देके अब से ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई आपके पास केवल 2 ही बच्चे होने चाहिए, आप आगे बच्चे पैदा मत करो, क्योंकि ये बहुत ही इससे आगे जाके नुकसान होने वाला है। जब इतनी आबादी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है बिल्डिंग भी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आएगी उससे, और आपकी आप आमतौर पे घरों पे देख लीजिए, हर एक आदमी अपनी गाड़ी पार्क करता है, हर एक घर के पास 2-2, 3-3 गाड़ियां हो रही हैं, पार्किंग स्पेस। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि एक घर के बाहर पार्किंग नहीं मिलती भाई आज की तारीख में। उस तरीके से जब आबादी और बढ़ेगी तो और समस्या आएंगी हमारे सिर के ऊपर। बिल्कुल, और बैंगलोर हॉस्पिटल के बाद जो लंबी लंबी कतारें हैं जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो हम सब लोग फेस कर रहे हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, आपका रुख करना चाहूंगी। कहीं ना कहीं माना जाए कि भारत ने आतंकवाद के एक मेन रूट कॉज को पकड़ लिया है कि ना ही फंडिंग होगी और ना ही टेरर होगा, ना ही टेररिज्म जो है उसकी घटनाएं पूरे दुनिया में फैलेंगी। क्या मानते हैं, किस तरह से आप ले रहे हैं इस इनिशिएटिव को? जी हाँ जी, भारत की जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग है, वो काबिल तारीफ है, वो बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि हर कोई जो हमें देख रहा है उसकी समझ में आ जाए। देखिए, मान लीजिए कोई टीवी चैनल हुआ, अब उस टीवी चैनल के टीआरपी नहीं आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है धंधा गिर रहा है, तो फंडिंग नहीं आ रही है, तो मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं तो वो चैनल अल्टीमेटली फिर बंद होना पड़ेगा, लोगों की नौकरियां खतरे में होंगी। तो अच्छा, उसी तरीके से कोई भी संस्था हो, उसको एक उसके लिए फंडिंग बहुत जरूरी है, चाहे स्कूल हो, कोई भी इदारा हो, कोई यूनिवर्सिटी हो। बस ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान, जैसे कि जो सीईओ इंदिरा नूई जो पेप्सिको की सीईओ है, हिंदुस्तान जो सीईओ को मैन्युफैक्चर करता है कॉर्पोरेट्स के, वैसे ही पाकिस्तान जो है वो आईटी में माहिर है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। अब वहां पे देखिए उन्होंने सीईओ प्रोड्यूस करे हैं, लश्कर मोहम्मद, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, इस तरीके से कई सारे जो उग्रवादी संगठन हैं वो पाकिस्तान ने खड़ी करी है। इनके टेरर कैंप है जहां पे इनको ट्रेनिंग मिलती है, हमने नष्ट करे हैं। 2019 में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करी हमने इन पे, उससे पहले 2-1 साल पहले जाके हमने इन पे सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, हमने इनके टेररिस्ट की वहां पे इनके घर के अंदर घुस के इनको मारा। अब आप देखिए, अगर इनको फंडिंग ही नहीं मिलेगी, जो कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये प्रेशियस ज्वेलरी को जेम्स के साथ बेचते हैं, लग्जरी प्रॉपर्टी है, इनके साथ कई सारी चीजें हैं जिससे ये टेरर फंडिंग करते हैं। अब अगर वो पैसे ही नहीं आएंगे किसी इदारे में तो सर्वाइव कैसे करेंगे? अनुमन आमतौर पे नॉर्मल घर में अगर पैसे ही नहीं आ रहे खाने के लिए, आप सर्वाइव कैसे करेंगे भाई? तो बस उसी तरीके से अगर इनको ब्रेन वॉश भी कर दिया जा रहा है, इनको रेडिकलाइज भी करते जा रहा है, जो कि ये कुत्ते की जो दुम होती है, माफ कीजिए मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कि कुत्ते की जो दुम होती है वो कभी सीधे नहीं होती, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। बस ठीक उसी तरीके से ये जहां से उग्रवाद सब जानते हैं कहां से आता है। अब ये उग्रवाद जहां से आ रहा है ना, ये लोग कभी सीधे नहीं होने वाले, ये टेढ़े के टेढ़े ही रहेंगे। और ये लोग कितना भी इनको ब्रेन वॉश कर दो, कितना भी इनको समझा दो, ये लोग फिर भी उग्रवाद की तरफ जाएंगे। लेकिन अब पैसे ही नहीं होंगे इनके पास, तो कितना भी वहां पे जाना चाहें तो नहीं जा पाएंगे, ये तो जड़ से ही उखाड़ दो। अब बात ऐसी है, एक उसामा बिन लादेन को मारकर क्या उग्रवाद खत्म हो गया? नहीं हुआ। तो हम एक सर काटेंगे, इनके 10 सिर और पैदा हो जाएंगे बदकिस्मती से। अब 2 तरीके हैं, एक तो टेरर फंडिंग जैसे कि हम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आइडियोलॉजी को खत्म करना है। अब आइडियोलॉजी को खत्म करना कोई आसान काम तो है नहीं, क्योंकि ये इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं, इनके ब्रेन वॉश हो चुके हैं, इतने मोटिवेट हो चुके हैं, इनको बेकार बुद्धू बना के इनको सपने दिखाते हैं कि आपको जन्नत नसीब होगी, आपको हूर मिलेगी और ये मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। और ये सब बकवास इनको बिल्कुल इनको समझाना चाहिए। श्वेता जी, मैंने एक ओपन लेटर लिखा था सन 2019 में टू जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट। उसके 10 मिलियन शेयर कुछ चंद एक घंटों में हो गए थे। क्यों? क्योंकि मैंने समझाया, भाई आप ये बताइए, मैं मोहम्मद अली शाह हूं,
ये लोग हमको सिखाएंगे, हम इनको सिखाएंगे कि भाई इस्लाम कौन सा मजहब होएगा जो बोलेगा जाओ भैया अपने आप को बम से उड़ा दो, जाओ भैया जाके मासूमों की जान लो। कौन सा मजहब ऐसा सिखाएगा? कहीं पे नहीं। कौन सा भगवान ऐसा बोलेगा? कोई भी नहीं। ये लोग इतने दिमाग से रेडिकलाइज हो चुके हैं कि ये लोग यकीन करने लगे हैं कि ऐसा होगा। अब अगर ये यकीन भी करते हैं, इनकी फंडिंग वहीं काट दो। कहां पे सर्वाइव करेंगे? कहां पे उग्रवाद फैलाएंगे? कहां पे घुसपैठी करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना ये। तो उस तरीके से हिंदुस्तान ने जो कदम उठाया है बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, यानी कि इनको जड़ से ही निगल दो। बिल्कुल बिल्कुल। मेजर जनरल एसके सिंह जी हमारे से जुड़ने के लिए, मेजर मोहम्मद अली शाह जी अपना कीमती वक्त देने के लिए आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।